नमस्कार। आज का विचार, भाषा हमारे सोचने के तरीके को स्वरूप प्रदान करती है और निर्धारित करती है कि हम क्या-क्या सोच सकते हैं। बेंजामिन हॉर्फ। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। राजा का महल, माता और पिता, घोड़े पर सवार। राजा का महल तो हम राजमहल, माता और पिता माता पिता, हम संक्षिप्त में कहना चाहें तो दशमुख वाला रावण, घोड़े पर सवार घुड़सवार। राजमहल, माता पिता, रावण और घुड़सवार ये समास के उदाहरण हैं। भाषा शब्द संरचना की इकाई, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। किसी भी भाषा के जो शब्द होते हैं उसकी जब संरचना की जाती है तो इस तरह से की जाती है, खासतौर से हिंदी भाषा की। और इसमें से हम आज समास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस आस। सम यानी समीप, पास में। आस का मतलब आसन लगाना, बैठना, तरीका या बैठा हुआ। तो समास का अर्थ हो गया संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण, पास पास बैठ जाना, आस पास बैठना। तो शब्दों का आस पास बैठना यानी संक्षिप्त कर देना, ये समास कहलाया। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास है। राजा का महल हमने सबसे पहले देखा, तो हमने इसको राजा और महल को पास पास में बिठा दिया, संक्षिप्त कर दिया। राजमहल। माता और पिता माता पिता, दशमुख वाला रावण, घोड़े पर सवार घुड़सवार। का और वाला पर विभक्ति या योजक कह सकते हैं, इन्हें अव्यय कह सकते हैं। तो समास की परिभाषा क्या हुई? दो पदों के प्रयुक्त विभक्ति, योजक, अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। या हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने को ही समास कहते हैं। समास प्रक्रिया करने के बाद जो एक शब्द बनकर आता है वह समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे राजा का महल, राजमहल, सामासिक शब्द कहेंगे इसे या समस्त पद कहेंगे। माता और पिता माता पिता, दशमुख वाला रावण, घोड़े पर सवार घुड़सवार। यदि सामासिक शब्द को अलग अलग लिख दें या दो पदों में प्रयोग कर विभक्ति, योजक, अव्यय पदों को लिख दें तो इसे समास विग्रह कहेंगे। जैसे राजा का महल, राजमहल, माता और पिता माता और पिता, दशमुख वाला रावण, घोड़े पर सवार घुड़सवार। तो इसमें समास विग्रह हो गया राजा का महल और समस्त पद हो गया राजमहल। देखिए, समस्त पद और सामासिक पद क्या होंगे और इनका विग्रह वो क्या होगा। विग्रह यानी शब्द को अलग करना। जैसे दाल रोटी, ये समस्त पद हैं, और दाल और रोटी दोनों शब्दों को हम अलग अलग करके एक बीच में अव्यय लगा दें तो हो जाता है विग्रह, समास विग्रह। इसी तरह से भरपेट, पेट भरकर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तो आप सबको ये बात समझ आ गई कि समास क्या है और समस्त पद और समास विग्रह किसे कहते हैं।
अब आते हैं समास के भेद। समास को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। एक, संस्कृत की तरफ से पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं और हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले प्रथम पद प्रधान समास जो है वो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तीसरा है अभय पद प्रधान समास यानी द्वंद्व समास। चौथा, अभय पद प्रधान समास अप्रधान समास यानी बहुव्रीहि समास। तो ये तो था पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। लेकिन बच्चों, हमें तो हिंदी व्याकरण के आधार पर समास के भेद पढ़ने हैं, तो वो 6 हैं। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया है, जिससे आप किसी भी तरह से द्वंद्व में न रहें। समास के भेद हिंदी में 6 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास। समास के भेद हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास। नीचे लिखे शब्दों तथा उनके विग्रह पर ध्यान दीजिए। जीवन, आजीवन। आजीवन समस्त पद है और हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जीवन भर। इसी तरह से प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शब्द, शब्द 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो जिन शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं लिंग वचन के आधार पर, तो उन्हें हम विकारी कहते हैं। उनमें विकार आ जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। इनमें क्या कौन कौन से आते हैं शब्द? संज्ञा के सभी शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। लेकिन अविकारी शब्द जो हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जो बदले न जा सके, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जिसमें विकार न हो सके, जैसे अब, कब, क्यों, पर, बहुत, अधिक, लेकिन, जल्दी आदि। अविकारी शब्द में क्या क्या कौन कौन से आ जाते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जितने भी अव्यय हैं वो सभी अविकारी शब्द हैं। तो इनका यहाँ पर बताना इसलिए जरूरी था बच्चों, जिससे कि आप ये समझ सकें कि ये अव्ययी भाव समास है क्या। जिस समास में पहला शब्द, पद, विभक्ति, अव्यय, उपसर्ग होता है तथा दूसरा पद, बाद वाला पद संज्ञा हो, समस्त पद अव्यय बन जाता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, आजीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के। इन सभी शब्दों में पहला पद आ, यथा और
प्रति अव्यय है। इन अव्ययों के योग से संपूर्ण पद अव्यय रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यह भी ध्यान करने की बात है कि इन सभी पदों शब्दों में पहले शब्द की प्रधानता है। जैसे आजीवन में जीवन की नहीं, आ यानी भर की प्रधानता है। यथाशक्ति में शक्ति की नहीं, यथा के यानी के अनुसार की प्रधानता है। तथा प्रतिदिन में दिन की नहीं, प्रत्येक की प्रधानता है। अव्ययी भाव समास। विवाह अव्ययी भाव समास। विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, मृत्यु उपरांत, मृत्यु के उपरांत। जिस समास में पहला पद संज्ञा होता है तथा दूसरा पद या बाद वाला पद विभक्ति, अव्यय, उपसर्ग, समस्त पद अव्यय बन जाता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये हमने जाना। अब हमने ये जाना, आगे हम थोड़ा कुछ और भी जान लेते हैं। दिन दिन, प्रतिदिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात, कानों कान, कान ही कान में, पल पल, प्रतिपल, हर पल। किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहराना होता है या बार बार आना होता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। हमने ये जाना था जहां पर विभक्ति, अव्यय, उपसर्ग है वहां अव्ययी भाव समास है। लेकिन अगर कोई भी संज्ञा बार बार दोहराई जा रही है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। अब हम दूसरे समास पर जाते हैं जिसका नाम है कर्मधारय समास। देखिए उदाहरण थोड़े से। नील कमल, नील है, नीला है। अब हम दूसरे समास को देखते हैं जिसका नाम है कर्मधारय समास। नीचे लिखे शब्दों और उनके विग्रह पर ध्यान दीजिए। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। महाराजा, महान है राजा। महाकवि, महान है कवि। चरण कमल, कमल के समान चरण। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। नील कमल में नीला जो है वो क्या है? विशेषण है तथा कमल विशेष्य। संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। चंद्रमुख में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। यहाँ मुख जो है वो उपमेय है जिसकी तुलना की जाए तथा चंद्र उपमान है जिससे तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। आप देखिए कर्मधारय समास में साथ में आपको दिखाया जा रहा है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण 4 हैं, उसमें से 3 जो विशेषण हैं वो कर्मधारय समास में प्रयोग होते हैं। चौथा जो है संख्यावाचक विशेषण, ये कर्मधारय समास में प्रयोग नहीं होता। यदि विशेषण की आवृत्ति हो रही है या विशेषण शब्द बार बार आ रहा है तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। जैसे लाल लाल, काला काला, सफेद सफेद। जहां दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। तीसरा समास है द्विगु समास। नीचे लिखे शब्दों तथा उनके विग्रह पर ध्यान दीजिए। चौराहा, 4 राहों का समूह।
अठन्नी, 8 आनों का समूह। अब इसमें आप देखिए विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, विशेष का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कौन सी? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पहला पद संख्यावाची है। जहां पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक विशेषण हो प्लस विशेष्य यानी संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। चौथा समास है द्वंद्व समास। दिन रात, राधा कृष्ण, गुरु शिष्य। जिन शब्दों में दोनों ही खंड समान हैं, उनका विग्रह करके देखिए। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राधा अब समान है, कृष्ण समान है, तो कहने का मतलब है दोनों जो पद हैं, दोनों जो खंड हैं वो बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। गुरु शिष्य, गुरु एवं शिष्य। दिन रात, दिन और रात। जिस समास में दोनों खंड समान हो, समस्त पद में दोनों पद समान हो तथा एक दूसरे के विलोम जैसे हों, वहां द्वंद्व समास होता है। पांचवा समास है बहुव्रीहि समास। नीचे लिखे शब्दों तथा उनके विग्रह पर ध्यान दीजिए। नीलकंठ, पीतांबर, दशानन। इन शब्दों में कौन सा पद प्रधान है? पहला अथवा दूसरा? अर्थात नील, पीत, दश अथवा कंठ, अंबर और आनन। इन शब्दों के समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त क्या कोई अन्य अर्थ भी प्रकट होता है? नीलकंठ। इन शब्दों में दोनों पद प्रधान हैं। नील, कंठ, पीत, अंबर, दश, आनन। समस्त पद ही प्रधान है, यानी कि पूरा का पूरा पद इसका प्रधान है। इन सभी शब्दों में अन्य अर्थ का बोध हो रहा है। नीलकंठ कौन है? आगे हम देखते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिवजी। पीले हैं जिसके अंबर, वस्त्र, श्री कृष्ण या विष्णु। दशानन, 10 हैं आनन यानी मोह, जिसके रावण। उपयुक्त सभी में बहुव्रीहि समास है। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो तथा समस्त पद किसी अन्य का अर्थ बोध दे रहा है, अन्य अर्थ का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो तथा समस्त पद शब्द किसी अन्य अर्थ का बोध कराता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे नीलकंठ, आपने देखा नीला है कंठ जिसका। किसका नीला कंठ है? शिवजी का। एकदम से ध्यान आता है किसी और का? अगला समास है तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र, हवन सामग्री शब्दों में दूसरा शब्द प्रधान है। राजपुत्र राजा का नहीं, पुत्र का बोध करा रहा है। हवन सामग्री में हवन नहीं बल्कि सामग्री मुख्य है। यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द पद प्रधान है तथा पूर्व पद गौण है। प्राय दूसरा पद
विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। ऊपर के उदाहरणों में दोनों शब्दों के बीच में का, के लिए, से परसर्ग आए हैं तथा समास करने के बाद इनका लोप हो गया है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का अगर समास विग्रह करते हैं तो होगा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। समास होने पर मैं डूबा हुआ तीनों पद लुप्त हो जाते हैं। तत्पुरुष समास में परसर्ग यानी कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है। अब कारक, जितने भी कारक हैं वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्म कारक की विभक्ति जो को है उसका लोप हो गया है। देखिए उदाहरण में, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। तो यहाँ पर को जो विभक्ति है कर्म कारक की वो लुप्त हो गई है, उसका लोप हो गया है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसी तरह से करण कारक की विभक्ति के बारे में देखते हैं। से या के द्वारा। हस्तलिखित, हस्त से लिखा। तो यहाँ पर लिखना जो है वो किसकी सहायता से, किसके द्वारा हो रहा है? हस्त, हाथ के द्वारा। तो यहाँ पर करण कारक है। रेखांकित, रेखा से अंकित। तो यहाँ पर करण कारक का लोप हो गया है। इसी तरह से संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो गया है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप यहाँ पर हो गया है। अपादान यानी किसी भी चीज से ये से का जो प्रयोग होगा वो अलग होने के लिए किया जाएगा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप। लखपति, लाखों रुपयों का पति। दीनानाथ, दीनों का नाथ। अधिकरण कारक की विभक्ति मैं पर का लोप। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, पूर्व पद गौण होता है। प्राय दूसरा पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में परसर्ग कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। समास के भेद हम एक बार इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहला समास था अव्ययी भाव समास, जो हमने पढ़ा था अभी अभी। जिस समास में पहला शब्द पद विभक्ति अव्यय उपसर्ग होता है तथा दूसरा पद बाद वाला पद समास हो, समस्त पद अव्यय बन जाता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा समास है कर्मधारय समास, जहां दोनों पदों में विशेष्य, विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास जहां पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद विशेष्य हो, संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों खंड समान हो, समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम जैसे हो, वहां द्वंद्व समास होता है। पांचवा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, पूर्व पद गौण होता है। प्रायः दूसरा पद विशेष्य
पूर्व पद विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में परसर्ग कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। अब ये जो मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ, ये आप इनका अभ्यास कीजिए और समास के बारे में ये जानिए कि आप कितना समझ पाए हैं। धन्यवाद। नमस्कार।